हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता सिंह साइकोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद में उन्होंने जो प्रिंसिपल्स, बिहेवियर के प्रिंसिपल्स बताए हैं वह इड, ईगो एंड सुपर ईगो है। तो चलिए विस्तार में जानते हैं। आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टॉपिक समझ में आए तो लाइक कीजिए। तो आज शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम इड जान लेते हैं कि इड क्या है। इड मन का आवेगपूर्ण अचेतन हिस्सा है जो आनंद चाहता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, मन का आवेगपूर्ण अचेतन हिस्सा है जो आनंद चाहता है और दर्द से बचना चाहता है। इड आनंद सिद्धांत पर आधारित है जो तत्काल संतुष्टि चाहता है। इड मन का सबसे पुराना और सबसे आदिम हिस्सा है। ईगो मन का वह चेतन भाग है जो इड और सुपर ईगो के बीच में मध्यस्थता करता है। ईगो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है, कार्यों के परिणामों पर विचार करता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। ईगो तार्किक और उचित बनने का प्रयास करता है। अब आ जाते हैं सुपर ईगो पर। मैं आपको अभी इसको बता रही हूँ, अभी एग्जाम्पल दे करके भी बताऊंगी। सुपर ईगो मन का निर्णयात्मक नैतिक हिस्सा है जो सामाजिक मूल्यों और नैतिकताओं को सम्मिलित करता है। सुपर ईगो को विवेक के नाम से भी जाना जाता है। सुपर ईगो नैतिक सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है। फ्राइड का मानना था कि एक स्वस्थ व्यक्ति में मजबूत अहंकार होता है या फिर मजबूत ईगो होता है जो इड और सुपर ईगो की इच्छाओं को संतुलित करता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे भूख लगी होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख की संतुष्टि चाहता है, अन्यथा उसको और कुछ भी नहीं पता होता। उसको कुछ समझ नहीं होती है। अचेतन भाग है, आवेगपूर्ण अचेतन हिस्सा है मन का इड। तो एक छोटा बच्चा है, उसको सिर्फ अपनी जो तत्काल संतुष्टि चाहिए होती है, जो आवश्यकता है उसकी तत्काल संतुष्टि चाहिए होती है और किसी चीज़ से उससे कोई मतलब नहीं होता है। बस उसे तत्काल उसकी जो इच्छा है उसकी कम संतुष्टि चाहिए होती है। ईगो है, ईगो कुछ भी करने से पहले उस पर विचार करता है कि अगर हम ये कार्य करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। इड आवेग में आकर के वह कार्य करता ही करता है और अपनी इच्छा की संतुष्टि करता है। ईगो विचार करने के लिए मन का वह हिस्सा है जो चेतन भाग है, जो व्यक्ति को ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि अगर हम यह कार्य कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। परिणामों पर विचार करता है, व्यक्ति को तार्किक और उचित बनाता है, गलत कार्य करने से रोकता है, आवेगपूर्ण व्यवहार करने से रोकता है। सुपर ईगो, अब सुपर ईगो में क्या है, अगर नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य की अधिकता हो जाती है। सुपर ईगो अगर मान लीजिए किसी में ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो वह नैतिक मूल्यों पर ही ज़्यादा ध्यान देगा और अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको फेस नहीं कर पाता है। बड़ों के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता है क्योंकि उसके जो बचपन से लेकर के जो उसके जो भी नैतिक मूल्य रहे होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं बाध्य करते रहते हैं सैक्रिफाइसेस के लिए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। सुपर ईगो में देखिए, नैतिक मूल्य कई प्रकार के होते हैं।
इसमें एक धार्मिक अवधारणा आती है। जैसे पहले नैतिक मूल्यों में धार्मिक मूल्य भी आता है। पहले ये नियम था कि या प्रथा थी कि जब सती प्रथा थी कि जब पति एक्सपायर हो जाता था किसी भी महिला का कम एज में, तो उसके साथ में उसकी पत्नी को भी जलाकर अपने खुद को सती करना होता था। तो ये उस समय के नैतिक मूल्यों पर आधारित था। लेकिन वास्तविक सिद्धांत ये कहता है, यहाँ जी अगर सुपर ईगो की बात की जाए तो सुपर ईगो इससे सोचने पर मजबूर करता है कि इसके ये जो कार्य हो रहा है इसका परिणाम क्या होगा। तो राजा राम मोहन राय ने जो ये प्रथा थी उस पर रोक लगवाई, कानून बनवाए कि सती प्रथा नहीं होगी। तो सुपर ईगो जो है नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा प्रभावपूर्ण कहते हैं कि अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूं तो कोई स्त्री है जिसकी शादी मतलब महिला की शादी हो जाती है, तो उसके बाद में वह अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको माता पिता से शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको बचपन से ये शिक्षा दी जाती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और अपने जो ससुराल की बातें मायके में नहीं करनी चाहिए। तो उनको ये नैतिक मूल्यों के साथ में बड़ा किया जाता है। और जब वह ससुराल जाती हैं तो वो चाहती हैं कि मैं अपने माता पिता को परेशान भी ना करूं और मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे और मेरे पेरेंट्स को भी परेशानी होगी या मेरे परिवार को परेशानी होगी, इसकी वजह से वह अपने परिवार में अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करती हैं। और इन्हीं का जो परिणाम हुआ है, जो कई केसेस में तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स में महिलाएं रही होती हैं, तो वह किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाती हैं, तो काफ़ी गलत जो डिसीज़न ले लेते हैं। अब दूसरा है, जैसे हम कह सकते हैं इड और सुपर ईगो दोनों के मध्य पुल बांधता है ईगो। इड है ये आवेगपूर्ण सिद्धांत है, मन का वह हिस्सा है जो अचेतन है, जो व्यक्ति को आवेग कहते हैं उत्तेजित करता है किसी भी क्रिया को करने के लिए। अगर भूख लगे तुरंत संतुष्टि होनी चाहिए, या उसकी जो भी कोई आवश्यकता है उसकी तुरंत संतुष्टि चाहता है, और जो दर्द है या फिर कोई परिस्थिति उसको परेशान करती है उनसे दूरी चाहता है। ठीक है। अब ईगो क्या है? ईगो ये सोचने के लिए, अब जैसे बच्चा है उसको भूख लगी उसको तुरंत दूध चाहिए, लेकिन ईगो है जब ये बच्चे में प्रोग्रेस होती है, बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो वो देखता है कि हाँ दूध लेके आ रही है मम्मा को, वो करना भी पड़ता है, उसको गर्म करके प्रोसेस लगता है उसमें, उसको गर्म करने के बाद में ही वह हमें दे सकती है। तो जो प्रैक्टिकल होना होता है, एक समझ आ जाती है बच्चे में कि हे हम अगर मान लो मैं अभी से रोना स्टार्ट करूँगा तो उसका क्या परिणाम होगा, तो उसको समझ आ जाती है कि मम्मा अभी दूध करके देंगी मुझे। तो ये समझदारी वाला जो सिद्धांत है ये बढ़ता है। सुपर ईगो में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी कोई जीने की वजह नहीं रही होती है, तो ये तर्क लगाता है कि मेरे आसपास के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये कहीं नहीं जाए, ये मेरे पास ही रहे। वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में कम सोचता है, और तो अपना भी हित करके चले वो व्यक्ति कि हम अगर ऐसा करेंगे तो इससे हमारा अहित होगा, या किसी दूसरे का अहित ना करके भी अपने लिए लाभ किया जा सकता है। तो तार्किक क्षमता बढ़ाता है ईगो। अब आपको ये सब छोड़ करके एक चीज़ बताती हूँ। जैसे एक मानव शरीर में हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, हार्मोन्स का बैलेंस होता है। ठीक है। हार्मोन्स बैलेंस तो व्यक्ति की हेल्थ, जो प्रॉब्लम कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्मोन्स क्रिएट होंगे, वो स्वस्थ होंगे,
सब अपना संतुलित व्यवस्था से कार्य कर रहे हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। लेकिन हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने पर व्यक्ति के जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है वो खराब होने लगता है। ठीक इसी तरह से अगर ईगो कमज़ोर पड़ जाता है, इड और सुपर ईगो, या तो इड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही करनी होती है, तो ये नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। अगर सुपर ईगो की मात्रा बढ़ जाती है इसका कहते हैं पावरफुल हो जाता है सुपर ईगो, तो ये भी व्यक्ति के लिए घातक होता है। इन दोनों के लिए ज़रूरी है ईगो का मजबूत होना, यानी व्यक्ति का प्रैक्टिकल होना। जो इड है वह परिणामों पर ध्यान नहीं देता है, वह सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति चाहता है। सुपर ईगो है वह सिर्फ निर्णय लेता है वह अपनी बात ऐसे व्यक्ति अपनी बात तक व्यक्त करने में डरते हैं क्योंकि उनको नैतिक मूल्यों का ज्ञान ज़्यादा कराया जाता है, उनको नैतिकता में ज़्यादा नैतिक जो मूल्य होते हैं उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए, अरे ये किया तो ठीक नहीं। और ईगो है तो वो इन सबको चीज़ें सोचेगा, समझेगा और तब व्यवहार करके जो क्रिएट होने वाला है उन परिणामों पर भी विचार करता है, व्यक्ति को तार्किक बनाता है कि सोच समझ के वह अपना व्यवहार करे। तो जो फ्रायड हैं उनका मानना था कि स्वस्थ व्यक्ति में ईगो मजबूत होता है, यानी व्यक्ति प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना उसमें इड पावरफुल होना चाहिए, ना ही सुपर ईगो पावरफुल होना चाहिए, उसमें ईगो पावरफुल होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति में, ताकि वह कोई भी कार्य करे तो सोच समझ के करे कि अगर हम इस कार्य को करेंगे, इस तरह की भाषा बोलेंगे, इस तरह से अगर हम यह शब्द बोलेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। और जो चीज़ें हो रही हैं उनको तार्किकता से ऑब्ज़र्व करें, सोचे समझे तब प्रत्युत्तर करें, ये ईगो का वर्क होता है। तो आई होप कि आपको ईगो सुपर ईगो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो। इसको मैं एक उदाहरण से और बताती हूँ। को बैलेंस जो करता है वह है ईगो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस टॉपिक में अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।